श्री राम नर्सरी की शुरुआत मेरे फादर साहब हैं श्री जोगिंदर पाल। उन्होंने लगभग 2002 के अंदर नर्सरी स्टार्ट की थी। उन्होंने एक शौकिया उनको शौक था कि वो अपने खुद से पौधे तैयार करके अपनी तरफ से और अपने किसान भाइयों को पौधे दें। तो डाटा कहता है कि गेहूं दान की अगर एक फार्मर खेती करता है तो ज्यादा से ज्यादा एक किसान एक साल के अंदर 1 एकड़ से 1 लाख तक ही बचा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बता रहे हो कि दूसरे साल ही 2 लाख पे जा रहा है तो डबल इनकम होगा। अभी तो हमारे पूरे एरिया में जितने भी बगीचे हिसार से पैदा लगे हुए हैं उनकी खपत बिल्कुल साथ के साथ हो पा रही है। इसके बराबर के अंदर सरकार हमारे किसान भाई को 43,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी देती है। 43,000 रुपये के अंदर क्या कि 23,000 रुपये तो जिस साल हम बाग लगा रहे हैं उस साल 23,000 रुपये। और सर जो ये पॉलीथीन सीड्स ये डाल रखी है इसका क्या फायदा होता है सर? ये क्या है कि जब हमने ग्राफ्ट की थी साल 2025 के अंदर अगर आप बागवानी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन मन में सवाल उठ रहे हैं कि किस चीज का बाग लगाया जाए, कौन सी वैरायटी है जो हमें लंबे समय तक प्रॉफिट देगी, ग्राफ्टिंग से पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, और खासकर उस क्रॉप के ऊपर तो हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है जो आजकल किसानों के बीच चलन में है, गुआवा फार्मिंग के ऊपर। तो आज के इस एपिसोड को आप आखिर तक जरूर देखें और जो किसान भाई नर्सरी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो कैसे एक छोटे स्केल से खुद की नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं, इस फैक्ट को भी हमने डिस्क्लोज किया है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए बुलाते हैं आज के हमारे गेस्ट को, मिस्टर योगेश जी, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी नर्सरीज में से एक श्री राम नर्सरी के ओनर है और फाउंडर है। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी श्री राम नर्सरी का दे देते कि वही किस एरिया के अंदर ये अपनी नर्सरी है, कौन से प्लांट आप सेल करते हैं और कितने एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट हो। देखिए अपनी जो नर्सरी का नाम है न्यू श्री राम नर्सरी के नाम से हमारी नर्सरी है जो हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से 4 स्टार रेटिंग है नर्सरी की। और ये नर्सरी भूना के अंदर, गांव भूना है, जिला फतेहाबाद पड़ता है और भूना से फतेहाबाद रोड के ऊपर, भूना से लगभग 1 किलोमीटर निकल के फतेहाबाद रोड पर नर्सरी है। और लगभग पिछले 20 से 22 सालों से हम नर्सरी का काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो अपना खुद का ही मदर ब्लॉक है जिससे हम अपने प्लांट्स फ्रूट्स तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम अमरूद के पौधे तैयार करने लगे थे, उसमें हमारे पास अमरूद का खुद का ही मदर ब्लॉक था। लगभग पिछले 8 से 10 सालों से हमारी नर्सरी हॉर्टिकल्चर हरियाणा से और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव्ड है। ठीक है जी। और लगभग हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश काफ़ी जगहों पर हमारे से जो फार्मर्स हैं प्लांट्स लेके मौके पे जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने आके आपकी नर्सरी विजिट करी थी तो जो मैनेजमेंट कर रखी है आपने वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। क्योंकि पहली बार हम गए हैं, वैसे भी काफी नर्सरी में हम जा चुके हैं तो देख के ऐसा लगा कि भाई जैसे तो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, सब कुछ पक्के फ्लोर के ऊपर बना रखी है पूरी नर्सरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नर्सरी बहुत पसंद आई। इसमें क्या है कि हम नर्सरी के अंदर जो भी मान लो हमारे को लगता है कि ये हमारे को पौधे की क्वालिटी तैयार करने के लिए जो भी जरूरी है वो चीज़ें हम अपने नर्सरी के अंदर उसको लेके आते हैं। और जो हरियाणा सरकार की तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें जो वहाँ के अपने जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे को सिखाते हैं कि नर्सरी को किस तरीके से वेल मेंटेन रखा जाए और किस तरीके से नर्सरी को डिसीज फ्री रखा जाए, किस तरीके से हम अपने फार्मर्स को अच्छे से अच्छा पौधा तैयार करके दे सकते हैं। वो हमारे को पूरी ट्रेनिंग्स के अंदर हमारे को जो पता चला हमने अपनी नर्सरी के अंदर इम्प्लीमेंट किया उसको। अच्छा, वो पूरी गाइडलाइन आप गवर्नमेंट के साथ वो बिल्कुल फॉलो करते हैं उसके? बिल्कुल। ठीक है, शायद उसी के कारण अच्छा एम्बियंस क्रिएट हुआ है ये। बिल्कुल। तो सर इसके पीछे की जर्नी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि श्री राम नर्सरी की शुरुआत कहाँ से हुई? श्री राम नर्सरी की शुरुआत मेरे फादर साहब हैं श्री जोगिंदर पाल। उन्होंने लगभग 2002 के अंदर नर्सरी स्टार्ट की थी। अच्छा। और उन्होंने एक शौकिया उनको शौक था कि वो अपने खुद से पौधे तैयार करके अपनी तरफ से और अपने किसान भाइयों को पौधे दें। वैसे आपका बैकग्राउंड तो खेती से ही था ना, किसान लेना आप? बिल्कुल। ठीक है, हाँ। आपसे खेती ही करते हैं। और तो उन्होंने जैसे पौधे वगैरह तैयार उनका क्या था कि वो अपने खुद के हाथ से नर्सरी में पौधे तैयार करके अपने किसान भाइयों को दे।
उस टाइम पे 2002 के अंदर हमारे आसपास पे कोई भी नर्सरी नहीं होती थी। फादर साहब को काफ़ी शौक था, तो काफ़ी दूर दूर से पौधे लेके आते थे और अपने जैसे खेत के अंदर फ्रूट्स वगैरह के लगाते थे। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अगर वो खुद इस चीज़ को यहाँ तैयार करें। उन्होंने बहुत मतलब ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लिया, और हमारे जो साइंटिस्ट थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से या फिर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा और उसको फिर धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और आज रिजल्ट आपके आगे है जी। हाँ, मतलब है कि इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बिजनेस साइड शिफ्ट हो गया। तो अब अभी भी खेती करते हैं या केवल नर्सरी का ही काम अब? नहीं, फादर साहब खेती भी देखते हैं, नर्सरी भी देखते हैं। ठीक। और उन्हीं की गाइडेंस के नीचे हम इस काम को चला रहे हैं। आपने टेक ओवर कब किया या अभी भी फादर साहब भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, और गाइडेंस उनकी रहती है। जहाँ पे हमारे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे को कुछ मुश्किल लगता है तो हम उनसे पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। तो सर जैसे ही कोई किसान नर्सरी की स्टार्ट करता है तो जनरली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वेजिटेबल की नर्सरी से स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रूट की नर्सरी। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं सर, देखिए दोनों की दोनों चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं। वेजिटेबल की नर्सरी तैयार करना एक अलग है, और अगर आप फ्रूट्स की नर्सरी तैयार करते हो तो एक अलग है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रूट्स की नर्सरी पे हम आए, तो फ्रूट्स की नर्सरी तैयार करने के लिए हमारे पास उसका खुद का मदर ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिस भी चीज़ के हम प्लांट तैयार करने जा रहे हैं, हमारे पास उसका एक ऑथेंटिक मदर ब्लॉक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। मदर ब्लॉक समझाइए सर थोड़ा, क्या मदर ब्लॉक क्या होगा जी? अगर मान के चलिए अमरूद हिसार सफेद एक वैरायटी है अमरूद की, हम उसके ऊपर आए तो हमारे पास हिसार सफेद अमरूद का एक ऑथेंटिक मदर ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है। उसकी मतलब प्योरिटी, वो वैरायटी है जो मतलब बिल्कुल हिसार सफेदा की प्योर वैरायटी होनी चाहिए। प्योर जीन का खुद का बाग होना चाहिए, बेसिक ऑथेंटिक मतलब होना चाहिए कि हमारा सोर्स है जो उस पौधे का, वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। या तो अगर हमारा वो जो सोर्स है, जैसे मान के चलिए कि CEG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गोवा भुना के अंदर ही है, वहाँ से प्लांटेशन हो या फिर किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से हमने उस पौधे को ले रखा हो, ताकि अगर हमारे पास मदर ब्लॉक ऑथेंटिक होगा तो उसके बाद ही हम मान लो जो नर्सरी तैयार कर पाएंगे वो उसकी ऑथेंटिसिटी पूरी 100% मेंटेन रहेगी। हमारा मदर ब्लॉक ऑथेंटिक हो, उसके बाद क्या है कि हम जो रूट स्टॉक तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग करनी है हमारे मदर ब्लॉक से पढ़ लेके, सबसे ज्यादा क्या है कि जो जो हमारा जो रूट स्टॉक हम तैयार करने जा रहे हैं वो डिसीज फ्री हो। ठीक है, जो यानी कि रूट स्टॉक में क्या है, उसकी रूट्स हमारे काम आनी है। रूट्स के उसी रूट स्टॉक के ऊपर हमने ग्राफ्टिंग करके मदर ब्लॉक से हम अपनी ग्राफ्ट लेके हम उसको पौधे को तैयार करेंगे। तो रूट स्टॉक डिसीज फ्री हो, और ऊपर का जो हम साइन ले रहे हैं वो हमारा मदर ब्लॉक से, वो हमारा ऑथेंटिसिटी फ्री हो उसकी, तो पौधा बिल्कुल जेन्युइन तैयार होगा। ये रूट स्टॉक कहाँ से खरीदा जाता है? रूट स्टॉक खुद तैयार, नर्सरी खुद रूट स्टॉक तैयार करती है। हम जो रूट स्टॉक है हम खुद ही तैयार करते हैं अपना। अच्छा। उसमें क्या है कि वो सीड से तैयार किया जाता है। ठीक है। जैसे अमरूद का हम मानेंगे तो अमरूद की एक L49 लखनऊ 49 L49 एक वैरायटी है। हाँ जी। उसका रूट स्टॉक हम उसके सीड्स से हम बनाते हो, वो पौध बनाते हैं उसको, फिर उसके बाद हम पॉलीबैग्स के अंदर तैयार करते हैं। 1 साल तक लगभग 10 महीने से 12 महीने के बीच में वो हमारा रूट स्टॉक तैयार हो जाता है ग्राफ्टिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद हम उसको ग्राफ्ट करके उसको हिसार सफेदा बनाया जाता है। लगभग फरवरी के अंदर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ग्राफ्टिंग की जाती है। उसके बाद में लगभग मार्च से अप्रैल के बाद फूट आउट स्टार्ट होता है, और लगभग जुलाई के अंदर पौधा देने लायक हो जाता है किसान। अच्छा, ये मेरे को पहली बार पता चला कि जो हिसार सफेदा है उसका जो नीचे का भाग होता है वो लखनऊ 49 वैरायटी का लगाया जाता है। L49 का लगाया जाता है। L49 का रूट स्टॉक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो बाकी वैरायटीज के अपेक्षा में ज़्यादा डिसीज को मतलब कंपेटिबल ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पौधे की ज़्यादा होती है। जैसे इसमें निमाटोड वगैरह की प्रॉब्लम आती है, विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है। जी, वो L49 का जो सीड से जो पौधा तैयार होगा, हाँ, उसके अंदर वो कम से कम आती है। ठीक है सर, इसीलिए L49 का यूज किया जाता है। ओके। एक सर, जैसे कोई भी किसान है वो खुद का एक इनिशियल सेटअप तैयार कर लेता है, नर्सरी का पौधे तैयार करना भी सीख जाता है, तो अगला जो चैलेंज होता है कि अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाए, क्योंकि आज मैं गांव में बैठ के पौधे बना तो रहा हूँ पर बाहर के लोग कैसे जानेंगे कि भाई ऐसी भी कोई नर्सरी है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? आपने अपने टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई बिजनेस को ग्रो करने के लिए? कि सर हमारे पास क्या है कि हमने जब स्टार्टिंग में हम पौधा तैयार करने लगे थे उस टाइम पे पौधे की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो पौधे बहुत कम लोग तैयार करते थे। लेकिन अब भी क्या है कि अगर मान लो आप ऑथेंटिक पौधा तैयार कर रहे हो तो आपका पौधा बिकने में शायद कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अभी फार्मर्स क्या है कि उनको
बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए नर्सरी का चुनाव करना कि कौन सी नर्सरी से पौधा ऑथेंटिक मिलेगा। हाँ जी। अगर आप अच्छा जेन्युइन पौधा तैयार कर रहे हो, आपके पास खुद का मदर ब्लॉक है और खुद रूट स्टॉक तैयार कर रहे हो, तो शायद पौधा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि अगर मेरे को नर्सरी में जाना है तो पहले मेरे को मदर प्लांट तैयार करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कितना साल लग जाते हैं सर तैयार? 3 साल का मदर ब्लॉक लगभग माना जाता है कि 3 से, वैसे तो 2 साल 2.5 साल के बाद पौधा फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपका लगभग 3 साल का जो पेड़ है वो फ्रूट लेने के काबिल हो जाता है। और 3 साल का मदर ब्लॉक एक 3 साल का जो पेड़ है वो एक मदर ब्लॉक के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंसिडर कर सकते हैं। और मदर ब्लॉक से जो फूल जो फल वगैरह है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, केवल उसे पौध बनाने के लिए यूज किया जाता है? जिन पौधों से हम अपनी ग्राफ्टिंग ले रहे हैं या फिर जिन पौधों से हम अपने साइन लेके हम पौधा तैयार कर रहे हैं, उन पौधों पे हम फ्रूट नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा क्या रहता है कि हम उसकी जो टहनियाँ हैं पौधे की वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स हो उसके अंदर, प्लस हो पूरा का पूरा। अगर हम फ्रूट लेने लगेंगे तो थोड़ा सा पौधा कहीं ना कहीं उस फ्रूट के ऊपर भी उसका अच्छा न्यूट्रिशन फ्रूट में चला जाएगा, टहनियाँ कमजोर हो जाएगी। हाँ जी। तो हमारा क्या रहता है कि जिस पौधे से हमने अपने कलम लेके हमने आगे और पौधे तैयार करने हैं उससे हम अपने फ्रूट्स नहीं लेते हैं। ठीक है सर। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसका जनरली। तो एक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले बागवानी में अगर किसान आता है तो क्या प्रॉफिट, उसकी इनकम है जो बढ़ती है? बिल्कुल 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 बढ़ती है जी। अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग के हम ऊपर जाए, उसमें हमारे हरियाणा के अंदर जो गेहूं है और उसके अलावा अगर हम कॉटन और उसके बाद धान, ये चीज़ें हैं जो हम लगा लो हमारे किसान भाई लगाते हैं। लेकिन अगर हम बागवानी में आते हैं, बागवानी में भी अगर हम अमरूद की बात करें तो लगभग 2 साल के बाद 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की आमदन किसान भाई को हो जाती है। और अगर हम उसके बाद अगर उसको 3 से 4 साल के बाग पे जाए अमरूद के, तो 2 से 2.5 लाख रुपए आमदन एक बाग की है। और ये आमदन लगा लो कि हम खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे से पौधा लेके गए हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा के अंदर करनाल, सोनीपत और अपना जेंद, हासी, इस तरफ जितने भी फार्मर थे इस बेल्ट के, वो सभी फार्मर्स लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ से आमदन ले रहे हैं। ठीक है सर। तो उससे आमदन तो बढ़ती है। दूसरी बात है कि हम लगा लो कि एक बाग लगाने की से हम अपने एक मौसम को भी बचा रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर भी नीचे आएगा। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग उसके अंदर भी हेल्प करता है वो। ठीक है सर। तो ये बिल्कुल सही कहा कि वैसे देखा जाए तो जो डाटा कहता है कि गेहूं दान की अगर एक फार्मर खेती करता है तो ज्यादा से ज्यादा एक किसान 1 साल के अंदर 1 एकड़ से 1 लाख तक ही बचा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बता रहे हो कि दूसरे साल ही 2 लाख पे जा रहा है तो डबल इनकम होगी। बिल्कुल। और उसका काम भी कम हो गया, क्योंकि गेहूं दान के अंदर कटाई हार्वेस्टिंग बार बार चलती रहती, बार बार बुआई करेगा, उसकी कटाई भी करेगा जी। हाँ। इसके अंदर क्या है कि हार्वेस्टिंग तो देखो इसके अंदर भी चलती है पूरा साल। एक इसके अंदर बेनिफिट ये किसान भाई का क्या रह जाता है कि पूरा साल एक आमदन का जरिया है। अगर किसान भाई खुद अपना फ्रूट बेच रहे हैं तो लगभग वो 2 लाख से अबव अगर बेच रहे हैं तो पूरा साल के अंदर वो मतलब पूरा साल चलता है फ्रूट, इसका पूरा साल एक आमदन का जरिया है। अच्छा, उसमें 6 महीने के बाद फसल आती है, 6 महीने के बाद आमदन है, लेकिन इसके अंदर पूरा साल पैसा करके आता रहता है किसान के पास। ठीक है सर। सर अगर साल 2025 में किसान प्लानिंग कर रहे हैं बाग लगाने की, तो आपको कौन सा लगता है कि किस फ्रूट क्रॉप के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है किसान के लिए, आगे जाके फ्यूचर को देखते हुए भी उसको अच्छे रेट मिल सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे को हम बाग लगाने के लिए सबसे पहले हमारे को मिट्टी की जांच करवाएं। उस मिट्टी को हम अपने यूनिवर्सिटी से, HAU से, अपने और भी काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ से हम मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। उससे हमारे को ये पता चल लगता है कि हमारे इस मिट्टी में कौन सी फ्रूट क्रॉप सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम हरियाणा क्षेत्र की मिट्टी को सोचें तो हरियाणा के अंदर अमरूद का बाग लगभग हर जगह पे कामयाब है। ठीक है, लगभग हर तरह की मिट्टी के अंदर कामयाब है। वैसे दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। तो हरियाणा के अंदर अमरूद है पर किन्नू कहीं देखने को नहीं मिलता। किन्नू हम सिरसा बेल्ट की तरफ चले जाते हैं, उस तरफ सिरसा बेल्ट की तरफ काफ़ी है किन्नू, वहाँ पे मिट्टी रेतली है, दुनिया रेतली है, वहाँ पे काफ़ी लगता है। ठीक है सर। हमारे एरिया के अंदर जहाँ पे दोमट मिट्टी है और पानी अच्छे हैं वहाँ पर लगभग ज़्यादातर अमरूद की खेती ज़्यादा किसान भाई करते हैं। ठीक है, और पैदावार भी अच्छी है, आमदन भी अच्छी है। वैसे अमरूद तो आई थिंक कि पूरे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पूरे देश में लगाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर। तो
एक मैं ये जानना चाहूंगा सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमरूद वो क्रॉप है इंडिया जिसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सभी कंट्रीज में से, और स्टिल किसान इसका की तरफ क्रेज और भी बढ़ रहा है, किसान अभी भी अमरूद की तरफ आ रहे हैं, बागवानी की तरफ। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा कि इसके लिए एक आइडियल मिट्टी कह लो, पानी कह लो, क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए अमरूद की खेती अगर हम करना चाह रहे हैं तो? अगर वो अमरूद की खेती करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप अपनी सॉइल टेस्ट करवाओ, उसमें निमाटोड्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस नर्सरी से आप प्लांट्स लेने जा रहे हो उस नर्सरी के अंदर निमाटोड नहीं होना चाहिए। ठीक के बाद हम अपना जो पानी है, अगर आपके पास नहर का पानी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप अपने पानी की जांच करवाओ वो अमरूद के पौधे के लिए सूटेबल है या नहीं है। और उसके बाद अब हम जैसे जुलाई 2025 के अंदर जो भाई पौधा लगाने इच्छुक हैं, अब अप्रैल का महीना चल रहा है, कणक कट चुकी है। कणक कटने के बाद में वो अपने खेत को अच्छी तरह से कल्टीवेशन वगैरह करके और उसमें पिट बनाए, लगभग 3 फीट बाय 3 फीट की, और 3 फीट बाय 3 फीट की पिट बना के उसमें जो अपनी FIM फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद बोल देते हैं, गोबर की खाद वगैरह डाले, जिप्सम डाले, और उसके अंदर कार्बोनियम वगैरह डाले या ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। तो उसको पिट को एक अच्छे से तैयार करके उसके अंदर पानी वगैरह छोड़ के तो लगभग जून लास्ट तक वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद में उसके अंदर प्लांटेशन का टाइम बजेगा, जैसे प्री मानसून स्टार्ट होती है उसका पौधा लगा देंगे। अच्छा, ये इस प्रकार फील्ड प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। तो अमरूद के अंदर वैरायटी को लेकर भी रहता है कि यूपी साइड देखोगे तो कि लखनऊ 49 वैरायटी ज़्यादा चलती है, अपने पंजाब है, हरियाणा, यहाँ पर हिसार सफ़ेदा, पंजाब सफ़ेदा, ये वैरायटी ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस क्यों है सर? क्या है कि पहले L49 वैरायटी लखनऊ की बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी थी अमरूद की। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद सफ़ेदा एक वैरायटी थी, वो भी बहुत पॉपुलर हुई अमरूद भी। अभी क्या है कि अभी जो हिसार सफ़ेदा वैरायटी है वो HAU यूनिवर्सिटी ने उसको तैयार किया है, और हमारे हरियाणा के लिए वो वैरायटी सबसे ज़्यादा बेस्ट बनी गई है। ठीक है। हरियाणा ही नहीं, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, इधर से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह पे फार्मर हमारे से प्लांट्स लेके गए हैं, और वो मतलब इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया पॉपुलर वैरायटी हुई है वहाँ पे। वजह क्या है क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, इसके डिजाइन या इलाहाबाद सफ़ेदा के मुकाबले इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। अभी टेम्परेचर मान लो हमारे यहाँ पे 48 तक चला जाता है तो उसको सहन कर लेती है, फ्लावर वगैरह ड्रॉप नहीं होता, और जो फ्रूट की शाइनिंग है वो बहुत बढ़िया है, और फ्रूट का साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, लगभग 200 से 300 ग्राम, सर्दियों के अंदर 400 से 500 ग्राम तक भी चला जाता है, और मार्केट में एक्सेप्टेबल है। सीड बहुत कम है, और है तो वो भी बहुत ज़्यादा नरम है, खाने में भी टेस्ट बहुत बढ़िया है, मीठा है बहुत ज़्यादा, और हिसार सफ़ेदा की क्वालिटी बाकी वैरायटीज़ के मुकाबले बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। सर जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑथेंटिकेशन नर्सरी से ही आप परचेज करें, मैं किसान हूँ सर, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे एरिया के अंदर जो नर्सरी है वो मेरे को जो पौधा दे रही है वो सही है, ऑथेंटिकेशन है, निमाटोड फ्री है? तो कैसे किसान किन पैरामीटर को देख के जान सकता है? देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो नर्सरी से आप पौधा लेने जा रहे हैं वो NHB से अप्रूव्ड होनी चाहिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो पैरामीटर्स हैं वो जो नर्सरी फॉलो कर रही है उनके लगभग प्लांटिंग मटेरियल बहुत बढ़िया है। ओके सर। और क्या है कि हमारे जो जितनी भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव्ड नर्सरीज हैं उन सभी के निमाटोड्स के सैंपल होते हैं हर एक साल, और उसके बाद में जो हम प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसका हमारे पास एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि अगर हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती है तो फिर उसके बाद हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके बाद हम फार्मर्स को देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले कोशिश यही कीजिए कि जो नर्सरी हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, वहाँ से आप पौधा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो कई बार जैसे ये भी सुना है मैंने कि नर्सरीज में इस प्रकार का सिस्टम भी चलता है कि पौधे जब ओवर एज हो जाते हैं तो स्प्रे वगैरह मार के उनकी हाइट रोक देते हैं, किसान को पता नहीं चलता है, तो फिर वो कई बार ओवर एज पौधा जाने से आगे फार्मर को लॉस ना हो, तो कैसे चेक करें सर वो इन चीज़ें? ये आप कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि हमें जो पौधा है वो 2 से 2.5 फीट तक का पौधा लीजिए, आप स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। ठीक है। और हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशन भी यही है कि 2 से 2.5 फीट का पौधा, एक स्टैंडर्ड साइज का पौधा ही हमें अपने खेत के अंदर लगाना चाहिए। और लगभग मान के चलिए जो अप्रूव्ड नर्सरीज हैं जो अच्छा पौधा तैयार कर रही हैं उनका प्लांटिंग मटेरियल लगभग हर एक साल ख़त्म हो जाता है, और लगभग हर एक साल वो नया तैयार करते हैं। ठीक है। तो अगर आप अच्छी नर्सरी से लोगे, अप्रूव्ड नर्सरी से पौधा लोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा सर। वो हम जो नया काम
कर रहे हैं, हो सकता है वो एक गलती करें, पर वो बड़ी नर्सरी का हमेशा टारगेट फिक्स होता है कितने पौधे निकालने हैं। ठीक है सर। तो सर बिल्कुल बेसिक से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आज मेरे को अमरूद का बाग लगाना है, मैंने आपने बता दिया ऑथेंटिकेशन इस प्रकार मैंने चेक कर ली सारी, तो लगाते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ लोग तो बेड पे प्लांटेशन करते हैं अमरूद की, कुछ लोग ओपन में ही प्लांटेशन कर देते हैं, तो कौन सी विधि सही है सर इसमें? देखिए, अगर आप बाग को ड्रिप इरिगेशन पे लगाने जा रहे हैं तो बाग को बेड पे ही लगाना चाहिए। और अगर ड्रिप इरिगेशन, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ड्रिप इरिगेशन में आप बाग लगाते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पानी की बचत है, और जो आपका पौधा तैयार होएगा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छा, मतलब बहुत सुंदर पौधा तैयार, फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी आएगी। फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी आएगी, डायरेक्ट फर्टिलाइजर दे सकते हैं, उसमें वेंचुरी वगैरह का सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन पे बहुत बढ़िया रहता है बाग। ठीक है। तो उसमें बेड सिस्टम से लगाएंगे, बेड थोड़ा रेज करके लगभग 1 फीट का और लगभग 3 फीट चौड़ा, तो उस पर पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। उस पर इरिगेशन अच्छा होता है। अगर मान लो बारिश हो जाती है, अगर जमीन में पानी खड़ा होने की समस्या, तो रूट्स तक पानी नहीं पहुंच पाता, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इस ड्रिप के फायदे हैं, बट सर बेड के ऊपर एक थोड़ा ये लिमिटेशन नहीं होगी कि प्लोइंग करते टाइम हम पूरे खेत को बा नहीं पाएंगे उसकी, एक बार जो बेड बन गया पौधे बड़े हो गए वो हमेशा फिर ऐसे ही रहेंगे? नहीं, पौधे की कनोपी भी लगभग हम 3 फीट 3.5 फीट तक का ही बेड बना रहे हैं, उसके अंदर क्या पौधे की कनोपी के नीचे ही रह जाता है वो, उसके अंदर कल्टीवेशन वगैरह का कुछ दिक्कत कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या है कि लगभग बाग जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है तो उतनी जगह में पौधे के नीचे छाया रह जाती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा वीडिसाइड होते नहीं है। ठीक है, उसमें घास वगैरह कम ही होती है, तो बाकी जगह पे कल्टीवेशन हम कर सकते हैं आसानी से पूरी तरह। ठीक है सर। ड्रिप का बाकी भी क्रॉप्स के अंदर देखा है कि जो किसान ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ती है इनकी। हाँ, ड्रिप सिस्टम से प्रोडक्शन ही बढ़ती है, पौधा के अंदर बीमारी कम आती है, पैदावार ज़्यादा होती है, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनती है, काफ़ी सारे फायदे हैं, पानी की बचत होती है। एक सर हिसार सफेदा का मैंने सुना था कि इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम है, ये एक इसका ड्रॉबैक है कि फ्रूट गर्मी में जो हार्वेस्ट किया जाता है वो थोड़ा जल्दी खराब होता है, इसके कारण में किसान को लोकल मार्केट के अंदर, लोकल मंडीज के अंदर ही सेल करना पड़ता है। अभी तो हमारे पूरे एरिया में जितने भी बगीचे हिसार सफेदा के लगे हुए हैं उनकी मतलब खपत बिल्कुल साथ के साथ हो पा रही है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 90% फार्मर्स को अपने बगीचों का अमरूद मंडी तक भी लेके जाने की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो बेचने वाले लोग हैं, जो रेडिया वगैरह लगाते हैं, वो खुद आकर बाग से अमरूद तोड़ कर लेके जाते हैं 90% बगीचों से। अच्छा, इतनी डिमांड है? इतनी डिमांड है सर। उसके अलावा क्या है कि अभी हरियाणा सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि हमारे इधर हरियाणा के अंदर 2 से 3 प्रोसेसिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर क्या है कि जो अमरूद होगा वो सारा का सारा प्रोसेसिंग प्लांट वाले जो बच गया, यानी कि अगर मान के चलो कल को अगर आप मानते हैं कि बाग ज़्यादा लग रहे हैं, अमरूद खराब, इतना अमरूद कहाँ बिकेगा, तो वो अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट में भी जा सकता है, उसका जूस वगैरह, पल्प वगैरह बनाया जाएगा, तो उससे अमरूद के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी अमरूद की, और उसकी क्वालिटी भी अगर अच्छी होगी तो उसको वहाँ भी कर सकेंगे। अभी क्या है कि शेल्फ लाइफ की बात कर रहे थे हम, तो उस अमरूद के ऊपर क्या पता कुछ प्रिजर्वेटिव लगा के उसको अमरूद को कहीं दूर भेजा जा सके, ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर। उसके ऊपर R&D चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है सर। तो सर इसके अंदर अमरूद के अंदर बेसिकली किस प्रकार की पेस्ट और डिसीज ज़्यादातर आते हैं जो किसान को जानने चाहिए, जिसके लिए अवेयर करना चाहिए उनको? पेस्ट और डिसीज सबसे ज़्यादा तो एक फ्रूट फ्लाई का अटैक थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो भी बारिशों के टाइम पे ज़्यादा रहता है। उसका अगर हम स्टार्टिंग से अगर फेरोमोन ट्रैप आते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा करके उसको 90% तक रोका जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप को थोड़ा सा सही तरीके से लगाया जाए, लगभग 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ के अंदर लगाए जाए, और लगभग उसका जो अंदर का ल्योर है उसको लगभग 30 दिनों के बाद अगर हम चेंज कर देते हैं तो 90% तक हम फ्रूट फ्लाई पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रूट फ्लाई हमारे बाग में ज़्यादा हो चुकी है, तो उसमें कोई भी एक कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कंट्रोलेबल है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कितने क्रॉप सीजन रहते हैं अमरूद के केस में एक बाग के अंदर? क्रॉप सीजन वैसे तो देखो जी 2 बोलते हैं, लेकिन 3 तक भी चला जाता है, वो थोड़ा सा कटिंग पे डिपेंड करता है। हमारी कटिंग जो हम पौधे की मतलब प्रूनिंग कर रहे हैं उसकी जो मैनेजमेंट है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि फ्रूट को हम किस टाइम तक ले सकते हैं और किस टाइम पे नहीं ले सकते हैं। अभी क्या है कि कई अप्रैल तक, मान लो हम अप्रैल के बाद में अगर कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा फ्रूट थोड़ा लेट आता है और आगे थोड़ा लेट तक चलता है। और अगर फरवरी के अंदर कटिंग कर देते हैं तो जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर हमारा अमरूद स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे मान के चलिए सर आपकी 12 महीने में से, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से लगभग 8 महीने तक बाग फ्रूट पे रहेगा आपका।
तो सर जो आपने बताया कटिंग प्रूनिंग है, मैंने पढ़ा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है किसी भी ऑर्चर्ड फार्मिंग के अंदर। तो अमरूद के अंदर स्पेसिफिकली कटिंग प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, किन दिनों में करनी चाहिए और साल में कितनी बार करनी चाहिए? कटिंग और प्रूनिंग का सबसे बढ़िया टाइम फरवरी मार्च का टाइम रहता है। फरवरी मार्च के टाइम पे हम कटिंग कर सकते हैं। मेजर कटिंग का टाइम है जो फरवरी और मार्च ही है। मेजर कहने का मतलब उस टाइम पे हम पौधे की जो क्रॉस टहनी है उसको काट सकते हैं, जो ऊपर से पौधे को की थोड़ी सी कनोपी मैनेजमेंट करनी है वो कट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम अगस्त सितंबर के अंदर भी हल्की सी पौधे की कटिंग, हल्का सा पौधे की कनोपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेजर कटिंग नहीं कर सकते उस टाइम पे, माइनर कटिंग हम अगस्त सितंबर में भी कर सकते हैं। ठीक है। जिस टाइम पे बाग थोड़ा सा फ्रूट खत्म होता है गर्मी वाला, उस टाइम पे अगस्त के लास्ट में हल्की हल्की उसकी बाकी कटिंग की जा सकती है। वैसे मेजर कटिंग का टाइम फरवरी और मार्च का ही रहता है। और कटिंग के अंदर बेसिकली कौन सी ब्रांचेस वगैरह काटनी होती है? रोज टहनियाँ होती हैं। अगर कोई टहनी पूरे पेड़ में से अगर सूख रही है उसको काट दिया जाता है। उसके अलावा कोई टहनी को क्रॉस कर रही है उसको काट देते हैं। ऊपर से पौधे की थोड़ी थोड़ी गोलाई बना दी जाती है। अच्छा, गोलाई शेप क्रिएट करनी होती है बेसिकली पौधे की। उसमें कल्टीवेशन में समस्या नहीं रहती। अगर मान लो कोई टहनी अगर मान लो किसी भी डायरेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो ट्रैक्टर कल्टीवेशन थोड़ी दिक्कत रह जाएगी। अगर पौधे की पूरी कनोपी हम बना के रखेंगे तो बाग भी सुंदर लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि उसमें कल्टीवेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती, पैदावार अच्छी रहती है, फ्रूट की क्वालिटी भी ठीक रहती है कटिंग। बिल्कुल सर। एक सर जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है बागवानी का वो रहता है स्पेसिंग का। क्या आप बाग लगा रहे हो तो हर जगह अलग स्पेसिंग देखने को मिलती है, तो एक आइडियल स्पेसिंग क्या है? कोई किसान नया करना चाह रहा है जिससे उसके इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी अच्छे से ढंग से हो जाए, और कल को अगर वो लीज पे ठेके पे देना चाहता है तो आई गेस नंबर ऑफ प्लांट भी मैटर करते हैं कि आपका ठेका कितना होगा। तो उसके लिए एक आइडियल क्या स्पेसिंग रखी जाए सर? पहले के टाइम में तो 15 बाय 15 फीट होती थी। 15 बाय 15 फीट भी होती थी, 18 पे भी लगाते थे। हाँ जी। अभी क्या है कि अगर हम हाई डेंसिटी पे आए तो लोग 10 फीट बाय 10 फीट पे भी लगाते हैं बाग, 12 फीट बाय 8 फीट पे भी लगाते हैं, 14 फीट बाय 12 फीट पे भी लगाते हैं। अपनी अपनी बात है। जैसे मान के चलिए आप अगर हाई डेंसिटी पे आएंगे उसमें आपको पर ट्री पे काम करना पड़ेगा। पर ट्री कहने का मतलब उसकी प्रूनिंग साल में 2 से 3 बार करनी पड़ेगी हमारे को। और इसके अलावा में उसकी हमारे को जो फ्रूट की थिनिंग है वो भी करनी पड़ेगी। और उसमें फ्रूट की क्वालिटी नो डाउट अच्छी बनेगी। अगर आप जितना ज़्यादा पेड़ में काम किया जाएगा उसमें फ्रूट की क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी बनेगी। और पर ट्री पैदावार थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स उतने ज़्यादा होंगे तो पैदावार अच्छी होती है पूरे पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है। वैसे आइडियल तो हमारे यहाँ पे तो अभी तो 12 बाय 12, 12 बाय 15 इसी पे लगाते हैं। अच्छा, इसी पे है सर। 12 बाय 8 सही हो सकता है एक ऑप्शन सर? 12 बाय 8 ठीक है जी। उसके अंदर पेड़ ज़्यादा लगेंगे, लगभग 400 सवा 400 के करीब पेड़ लगेंगे। हाँ जी। और जो मैं 12 बाय 15 आपको बता रहा हूँ उसमें लगभग 250 के अराउंड प्लांट्स लगेंगे। उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा कि स्टार्टिंग के जो 3 से 4 साल होंगे उसमें जो 12 बाय 8 है उसके अंदर पेड़ ज़्यादा होंगे तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। लेकिन लगभग 3 से 4 साल के बाद लगभग पैदावार दोनों की बराबर हो जाएगी। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा सर? सर जो अगर मान लो अगर जो किसान भाई बगीचा लगाना चाह रहे हैं, अगर वो उनको मेन उनका काम ही बगीचे के अंदर उन्होंने अगर वो टाइम दे सकते हैं बाग को तो हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए उनका एक साइड बिजनेस के तौर पे लगाना चाह रहे हैं, कम टाइम दे सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ चक्कर लगा सकते हैं, तो 12 बाय 14, 12 बाय 15। ठीक है सर। तो एक कई जगह ये सुनने को मिलता है कि जो बाग के अंदर है बीच में फसल नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो बाग की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तो 2 साल तक किसान की जेब में इनकम ही ना आए तो क्या इंटरक्रॉप्स लगानी चाहिए बाग के अंदर या नहीं लगानी? नहीं कर सकते, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मैरीगोल्ड की कर सकते हैं हम। उससे क्या है कि पौधे की जो अमरूद के पौधे की रूट्स को भी मतलब एक डिसीज फ्री रहने का मतलब अच्छा तरीका डिसीज फ्री रखने का मैरीगोल्ड से। मैरीगोल्ड की जो रूट्स हैं वो गुआवा की रूट्स को मतलब प्रिवेंट करती हैं डिसीज से। तो आप कर सकते हो, सब्जी वगैरह भी लगा सकते हो 1 साल तक। ठीक है। क्योंकि 1 साल के बाद तो जब लगभग 1.5 साल का अमरूद का बाग हो जाएगा तो जो उस पर फ्रूटिंग आएगी हम फ्रूट रखना स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद तो फिर चाहे फ्रूट ना भी रखेंगे तो हमारे को अमरूद से ही अच्छी पैदावार मिल जाएगी। ठीक है। तो सर और जो ये बाग के अंदर कई जगह देखा मैंने, पता नहीं वो अलग वैरायटी होती होगी या तो जो उनके अमरूद के ऊपर 3 लेयर पैकिंग की जाती है कि हर एक अमरूद के ऊपर, वो क्या चक्कर है सर? वो कोई वैरायटी अलग है या क्या सीन है? नहीं, वैरायटी तो वैसे तो हिसाब सफेदा में भी कर सकते हैं हम, कई हमारे किसान भाई करते भी हैं। उसके अंदर क्या है कि एक मतलब पेस्ट से एक मतलब बचाव के लिए लगा के चलिए आप फ्रूट की थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी बनाने के लिए फ्रूट फ्लाइज के लिए होता हुआ इसके लिए कर सकते हैं मेनली। और दूसरी बात क्या है कि फंगल थोड़ा सा बचाव रह जाता है, डायरेक्ट सनलाइट थोड़ा बचाव रह जाता है और जो फ्रूट की क्वालिटी है थोड़ी और अच्छी बन जाती है।
तो उसके रेट कुछ मिलते हैं फिर एक्स्ट्रा के साथ? बिल्कुल सर, मार्केट के अंदर अगर आपका फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक रेट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो क्वालिटी के हिसाब से रेट है इस। बिल्कुल। ठीक है सर। तो अमरूद के अंदर हमने पेस्ट वगैरह के बारे में सब कुछ जान लिया, तो इसको लगाने के लिए कोई बेसिक फर्टिलाइजर कुछ डालना होता है क्योंकि उस टाइम छोटे प्लांट होते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं सर। वर्मी कंपोस्ट का हम अपने जितने ही फार्मर्स उनको यूज़ करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट को लगभग 1 महीना पहले ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास से हम एनरिच करके उसके बाद हम पर प्लांट 1 एकड़ मतलब 1 केजी के करीब एक पौधे के साथ हम डाल सकते हैं। उससे कि स्टार्टिंग पौधे का एक बेसल लॉस होगी स्टार्टिंग शुरुआत से, और वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से उसको एक इंसेक्ट से और फंगस से थोड़ा सा प्रिवेंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही जो जैविक चीज़ें हैं हाँ, उन चीज़ों का यूज़ उससे स्टार्ट करें। स्टार्टिंग उसी से। उसके बाद अब जो बाद की डोज है फर्टिलाइजर वगैरह की वो लगभग 5 से 6 महीने के बाद ही देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सर इसके अंदर जब बाग तैयार हो जाता है तो किसान की जो मेन इनकम कितने टाइम में स्टार्ट होगी? पहली फसल वो कब तोड़ पाएगा अपनी? जो हम अमरूद का बाग लगाते हैं 1000 सफेदा का, फ्रूट तो ये साथ के साथ देने लग जाता है, लेकिन फ्रूट के बाद में क्या है कि अब लगभग 1.5 साल तक हम मानते हैं कि फ्रूट को हमारे को तोड़ना पड़ेगा। ओके सर। मान के चलिए हम जुलाई 2025 के अंदर बाग लगाने जा रहे हैं, तो जुलाई 2026 1 साल का हो गया, लगभग फरवरी 2027 लगभग 1.5 साल का बाग हो गया। हाँ जी। तो फरवरी के बाद हम उसकी हल्की हल्की कटिंग करके उस बाग के अंदर जो फ्लावरिंग आएगी उसको हम रख सकते हैं। ठीक है। यानी कि 2027 की जुलाई में जो फ्रूट पक के तैयार होगा तो हम उसको फ्रूट को मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हैं। यानी कि हमने बाग लगाया था जुलाई 2025 में, जुलाई 2027 के अंदर हमारा फ्रूट मार्केट के अंदर जाने के लिए तैयार है। 2 साल का बाग किसान भाई को आमदन दे सकता है। ठीक। लगभग पहली आप पूरे साल भर की क्रॉप मानेंगे हम, जुलाई 2027 से लेके और फरवरी 2028 तक लगभग 70-80 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये तक 1 एकड़ की आमदन ले सकते हैं। उसमें लगभग 200 पेड़ों के अराउंड 1 एकड़ के अंदर होना जरूर। ठीक है। और कितनी प्रोडक्शन दे देंगे सर वो पेड़, कुछ आइडिया है उसका? 10 से 15 केजी पर प्लांट आ जाएगी। और ये हर साल बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगी। और एक एज कितनी होती है सर जो ये बाग की टोटल एज लाइफ साइकिल होती है, वो कितने साल तक चलता है फिर बाग सर? ये हमारी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है जी। वैसे तो 10-12 साल तो बड़े प्यार से चलेगा, तो अगर आपकी मतलब मेंटेनेंस अच्छी है और आप बाग में टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर, टाइम टू टाइम उसका पूरी प्रूनिंग वगैरह सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि 15 साल से ऊपर भी बाग चल जाएगा। 15 से 20 साल के अराउंड बाग कोई नहीं दिक्कत, अगर उसकी कटिंग प्रूनिंग टाइम से हो रही है होती रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो सर ये जो ग्राफ्टिंग की साइंस है ये कैसे काम करती है कि भाई देसी पौधे फ्रूटिंग पे आने पे 5-6 साल ले लेते हैं, वही ग्राफ्टेड प्लांट 1 साल के अंदर ही किसान प्रोडक्शन उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसान के खेत में पौधा पहुंचने से पहले उसके पीछे क्या कार्रवाई चलती है, कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं, वो प्रैक्टिकली मैं समझना चाहूंगा सर एक बार। उसमें क्या है कि हम मान लो एक रूट स्टॉक तैयार करते हैं। सबसे पहले रूट स्टॉक तैयार करने के बाद हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, और उसकी जो मैंने आपको बताया था जैसे कि हम उसकी जो साइन है अपने ऑथेंटिक मदर ब्लॉक से लेके और हम उस पर ग्राफ्ट करते हैं। तो इसके दरमियान लगभग हमारे को 1 साल लगभग लग जाता है रूट स्टॉक तैयार करने में। 6 से 8 महीने हमारे को ग्राफ्टिंग के बाद पौधा तैयार करने में लग जाते हैं। लगभग 1 साल 1.5 साल 1 साल 8 महीने के करीब हमारे को लग जाता है। उस टाइम पे हम लगभग उसके रूट जोन में या फिर मान लो ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड वगैरह के उसको मेंटेन करके उस पर हम जो भी स्प्रे वगैरह है, नीचे ड्रेंचिंग वगैरह हम करते रहते हैं ताकि हम जो हमारे पौधे को है डिसीज फ्री तैयार कर सकें। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हाँ, आइए आपको दिखाना सर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ग्राफ्टिंग हो रही है प्रैक्टिकली। ये सारा हिसार सफेदा है? बिल्कुल, ये सारा का सारा हिसार सफेदा का ही ब्लॉक है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जैसे अब ये पौधे पे हैं, इस पौधे के अंदर क्या है कि नीचे का जो रूट स्टॉक है, हाँ जी, लगभग ये 1 साल का होने के बाद में हमने इसको यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया। ग्राफ्ट करने के बाद में इस पे जो हमने टेप लगाई एयर टाइट करके। अच्छा, ये नीचे वाला बाग लखनऊ 49 का है। 1 साल का जब ये तैयार हो गया तो ऊपर ही आपने कटिंग ली है हिसार सफेद, जो साइन है वो हिसार सफेदा की है। ठीक है। और साइन हिसार सफेदा की लगाने के बाद में अब लगभग हमने इसको फरवरी के अंदर ग्राफ्ट किया था। तो ग्राफ्ट होने के बाद में लगभग अब अप्रैल खत्म होने जा रहा है, तो लगभग 2 महीने का पौधा हो जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल लगभग 3 महीने का पौधा हो जाएगा। 3 महीने के अंदर लगभग इसकी 7 से 8 पत्ते एक स्टेम पे लगभग इसके तैयार
अभी की फ्रूटिंग नए पत्ते आने स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी हाइट कह रहे थे सर आप? 2 से 2.5 फीट? हाँ, 2.5 से 3 फीट का पौधा लगभग जुलाई में हम जो फार्मर को पौधा देंगे, लगभग ये 2.5 से 3 फीट का फुआरा एक पौधा तैयार हो जाएगा। और सर जो ये पॉलीथीन सीड्स ये डाल रखी है, इसका क्या फायदा होता है सर? ये क्या है कि जब हमने ग्राफ्ट की थी, ग्राफ्टिंग के टाइम पे हमने इसको ग्राफ्ट करने के बाद में हमने अपने जो साइन के ऊपर हमने ये कैप लगा दी। कैप क्या है कि इसकी जो साइन है उसका मॉइस्चर मेंटेन रखती है, ठीक है। जब तक कि वो नीचे से रस लेने ना लग जाए तब तक उसको ऊपर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है और बस नमी बनाए रखती है मेनली कि भाई जितने दिन अगर ज्यादा नमी रहेगी तो पौधा ग्राफ्ट होने में आसानी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर मैं जो देख पा रहा हूँ इसकी जो विड्थ है वो उसकी विड्थ से मैच कर रही है। बिल्कुल, जो नीचे का जो रूट स्टॉक होता है उसकी जो मोटाई होती है लगभग उसी के साथ ही हम उसके ऊपर जो साइन है वो चढ़ाते हैं और उसमें क्या है कि उसमें रिजल्ट भी अच्छा रहता है, पौधा भी बहुत बढ़िया तैयार होता है। लगभग जो नीचे की जो रूट स्टॉक है उसकी मोटाई मोटाई के हिसाब से ही ऊपर की साइन को हम ग्राफ्ट करते हैं। और आइडियल मोटाई इतनी रखनी चाहिए? लगभग पेंसिल साइज मोटाई होती है लगभग 8 से 10 महीने के पौधे की, ठीक है। पेंसिल साइज मोटाई हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं 10 महीने से लेके 1 साल तक का जो रूट स्टॉक है हमारे को तैयार करने में उसमें टाइम लगता है। तो ये रूट स्टॉक लखनऊ सफेदा जो 49 उसके बीज से बनाया जाता है? हाँ, L49 के सीड से। तो जैसे उसका अमरूद लेके उसको बिल्कुल L49 के सीड से हमने पहले उसको रूट स्टॉक तैयार किया, उसके बाद साइन हमने वो हमारा मदर ब्लॉक है उधर, मदर ब्लॉक से हमने साइन लेके अपना इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की और उसके बाद हमने उसको पौधा तैयार किया, ठीक है। और ये ऊपर सर जो सिल्वर नेट है इसका क्या? ये सिल्वर नेट हमने इसलिए लगा रखा है कि एक शेड नेट है, एक तो डायरेक्ट सनलाइट पौधे पे नहीं पड़ती है, उससे क्या है कि थोड़ा सा पौधा तैयार होता है। इसकी हार्डनिंग भी की जाएगी। हार्डनिंग में क्या होता है कि जब हमने फार्मर को प्लांट्स देंगे उससे 15 दिन पहले हम इनके बेड को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से निकाल के हम पौधे को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ले जाएंगे, ठीक, ताकि अगर फार्मर अगर उसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अपने खेत के अंदर लगाता है तो उसको उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उसको पहले खेत के मौसम के अनुकूल इसको डाला जाएगा, उसके बाद ही फार्मर को दिया जाएगा फील्ड के लिए, ठीक है। उसको हार्डनिंग बोल देते हैं, पौधे की हार्डनिंग करेंगे, उसके बाद ही हम पौधा फार्मर को देंगे। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए ये सेटअप होना चाहिए किसान के पास आइडिया। बिल्कुल, ठीक है सर। तो यहाँ पे पानी वगैरह का कैसे दिया जाता है सर इनको? अभी तो हम इसके अंदर फ्लड वाटर दे रहे हैं। वैसे हमने एक छोटा सा ब्लॉक अलग से बनाया है जिसके अंदर हम इसमें एरो ड्रिपर से हम इसको पानी दे रहे हैं। तो हम धीरे धीरे सारे सेटअप को एरो ड्रिपर के अंदर चेंज करते हैं। एरो ड्रिपर क्या होता है? एरो ड्रिपर से क्या है कि हर पॉली बैग के अंदर एक एरो ड्रिपर लगता है, हर पॉली बैग के अंदर बाई ड्रिप पानी दिया जाएगा। ठीक है सर। सर और कोई भी ऑप्शन है सर जिसका क्रेज आपको लगता है फ्यूचर में किसी दूसरे फ्रूट क्रॉप की डिमांड बढ़ने वाली? हाँ बिल्कुल है सर। अभी तो अमरूद के अलावा हम मान के चलिए कि अब आड़ू पे आते हैं। आड़ू के अंदर वैरायटीज हैं शान पंजाब, अर्ली ग्रैंड, नेक्टिन, ये तीनों वैरायटीज ही हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी कामयाब है। उसमें कि हमारे पास जो ज़मीन है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और उसके अलावा पानी है जो हमारे पास बहुत अच्छा मतलब नहरी पानी हो, उसमें हम अपने आड़ू को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लगभग 2 साल के अंदर ही बहुत अच्छा बाग तैयार हो जाता है आड़ू का। और आड़ू के अलावा आलू बुखारा है, प्लम, सतलुज पर्पल वैरायटी है, बहुत बढ़िया है, वो भी लगभग 2 से 2.5 साल का बहुत अच्छा बाग तैयार हो जाता है। और उसके अलावा नाशपाती के अंदर अभी नई वैरायटीज़ आई हैं कुछ, पंजाब नाक है, पत्थर नाक है, पंजाब ब्यूटी है, और ये भी बहुत बढ़िया है। इनकी मतलब जो नीचे का रूट स्टॉक है कैंथ पे तैयार की जाती है, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया चीज़ है किसान भाइयों के लिए। तो बस इसका एक क्या रह जाता है कि एक पैदावार देने मतलब 3 साल से अगर पैदावार देनी बाग शुरू कर रहा है या 4 साल से शुरू कर रहा है तो अच्छी प्रोडक्शन आते आते लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। लेकिन 6 से 7 साल के बाद में इसकी लाइफ लगभग 50-60 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइफ अच्छी है अभी। और इसके अलावा में हमारे यहाँ पे किन्नू मौसमी माल्टा है, उधर सिरसा की बेल्ट की तरफ ज़्यादा होता है जी, हमारे इस तरफ थोड़ा कम है। ठीक, किन्नू मौसमी माल्टा जहाँ पे अगर पानी नहरी अवेलेबल है, नहरी पानी, और साथ में वेल ड्रेन्ड सोइल है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। सिट्रिक फ्रूट्स को बेसिकली मीठा पानी ही चाहिए, अगर आपके पास नहर के पानी की है सप्लाई तो ही आप इसके अंदर ये कर सकते हैं। और बाकी फ्रूट्स के अंदर पहले आप शायद कुछ सैंपल लगा के देख ले कि वो आपकी मिट्टी के अंदर फ्रूटिंग पे अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं, तभी उसको स्केल पे लेके लगा के भी देख सकते हैं। अपनी मिट्टी को किसी यूनिवर्सिटी से चेक भी करवा सकते हैं कि उस फ्रूट के लिए ये मिट्टी आपकी सूटेबल है। तो सर 1 एकड़ के अंदर अगर कोई किसान बाग लगाना चाहता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी क्या कुछ उसको करनी पड़ेगी? 1 एकड़ के अंदर अगर अमरूद के ऊपर आए तो लगभग अगर 200 पौधे अगर किसान भाई लगा रहा है तो 75 रुपीज़ 75 रुपये का पौधा है ये, तो लगभग
15,000 रुपये के पौधे हो गए, और लोगों को 15,000 रुपये लगे, ऊपर और खर्चा मान लो, उस पर आप खड्डे वगैरह करवा रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल रहे हो, तो उसके ऊपर कोई मान लो नीचे कोई ट्राइकोडर्मा वगैरह से उसको इंट्रिच कर रहे हैं, चाहे और कोई चीज़ है, 30,000 रुपये का खर्चा मान लो जाओ। इसके बराबर के अंदर सरकार हमारे किसान भाई को 43,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी देती है। 43,000 रुपये के अंदर क्या है कि 23,000 रुपये तो जिस साल हम बाग लगा रहे हैं उस साल 23,000 रुपये देगी, उसके बाद में 10,000 रुपये उससे अगले साल और 10,000 रुपये उससे अगले साल, 43,000 रुपये ये। और इसके अलावा में मेरा पानी मेरी विरासत से लगभग 7,000 रुपये पर एकड़ 2 साल तक किसान भाई को मिलते हैं। ओके सर। लगभग 50,000 रुपये तक हरियाणा सरकार जो है बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार जो किसान भाई की मदद कर देता है 50,000 रुपये तक लगभग 3 सालों के अंदर। तो पैसे तो देखो जी हमारे को, अगर बाग लगाने की सोच रहे हैं तो पैसे तो हमारे को हरियाणा सरकार काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे को ये क्या है कि 1 साल तक उस बाग से हमारी आमदन नहीं आने की है, वो हमारे को थोड़ा सा एक नुकसान है, बाकी उसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब 1 एकड़ के अंदर बाग लगाने के लिए 30,000 खर्चा आ रहा है और 50,000 सरकार दे रही है। बिल्कुल दे रही है जी। और चाहे कितना ही भी बड़ा प्रोजेक्ट ये हो, चाहे मैं 10 एकड़ में लगाना चाहता हूँ, नहीं, एक किसान के लिए 10 एकड़ तक सब्सिडी देती है हरियाणा सरकार। उससे ज्यादा होगा तो अपनी जेब से देना। उससे ज़्यादा तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम है, उसके अंदर भी जा सकता है, उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल कम है, लेकिन हॉर्टिकल्चर हरियाणा से 10 एकड़ तक सब्सिडी ले सकते हैं, वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। और 1 साल तक अगर किसान क्रॉप के लिए इंटर क्रॉप भी यूज कर सकता है तो वहां से उसकी आमदनी आ जाएगी, कोई सब्जी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो फिर आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो बागबानी की तरफ बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। एक मैंने फार्म देखा था सर, उसमें बाग के बीच में सरसों लगा रखी थी, पूरा बाग तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या ऐसी क्रॉप भी लगाई जा सकती है, सरसों वगैरह इसके अंदर? ऐसे कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी क्रॉप लगाई जाए जो बाग में जो हमारे प्लांट्स हैं उससे ज़्यादा, उसकी हाइट उन प्लांट से ज़्यादा ना जाए। ठीक है। ताकि हम अपने प्लांट्स की टाइम टू टाइम उनकी जो निराई गुड़ाई है या फिर मान के चलो उनकी जो स्प्रे वगैरह है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो थैंक यू सर। ठीक है।